आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका पिछले कई महीनों से जताई जा रही थी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर दिया। यूक्रेन के लिए 24 फरवरी की सुबह तबाही का संदेश लेकर आई। सुबह करीब 5 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संदेश दिया तो उनका भाषण बेहद आक्रामक था। उन्होंने रूसी सेनाओं को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और उसके बाद एक यूक्रेन के शहर बम धमाकों से दहल उठे। रूसी सेना ने सबसे पहले यूक्रेनी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया, उन्हें तबाह कर दिया। रूसी हमले का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन की खुद की रक्षा करने की ताकत बेहद कम हो चुकी है। काउंटर अटैक करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके होस्टोमेल की है। रूसी सेना के करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने इस शहर पर जबरदस्त हमला किया। हमले की वजह से शहर धुएं के गुबार से घिर गया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। मिल रही जानकारी के मुताबिक रूसी सेना के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर को कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों से मारा गया। यही नहीं, रूसी सेना की तरफ से क्रूज मिसाइलों से भी जबरदस्त हमला किया गया है। क्रूज मिसाइलों के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के कई ठिकाने इसमें तबाह हो गए हैं। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। रूसी हमले के सामने यूक्रेन और कीव कब तक टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से हमला किया है वैसा हमला हाल फिलहाल में यूरोप के किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसे में यूक्रेन में फिलहाल डर है, खौफ है, अफरा तफरी है। पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन से सटी सीमाओं पर हमले का अभ्यास कर रहा था। यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। प्लान के मुताबिक यूक्रेन पर तीनों ही तरफ से एक साथ हमला किया गया है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि रूसी सेनाएं कैसे यूक्रेन में घुसी हैं। यूक्रेन के मैप पर जहां आपको ये निशान दिख रहे हैं, वहां रूसी सेनाओं ने अटैक किया है। बेलारूस वाले रास्ते से रूसी सेनाओं ने लत्स्क, इवानो-फ्रांकोव्स्क और राजधानी कीव पर अटैक किया है। वहीं पूर्वी सीमा की तरफ से सबसे बड़ा हमला खार्किव पर किया गया है। इसके अलावा दनीप्रो, क्रामाटोर्स्क, मरियोपोल पर भी जमीनी और हवाई हमले किए गए हैं। और जैसा कि हमले का तीसरा रास्ता क्रीमिया की तरफ से लगातार बताया जा रहा था, वहां से भी रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुसी हैं। खेर्सन और ओडेसा शहर उनके हमले की चपेट में आए हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। रूसी सेनाओं से लड़ रहे जवानों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया और युद्ध के हालात की जानकारी ली। लेकिन ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि रूस के सामने उनकी सेनाएं ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती, क्योंकि जिस पैमाने पर रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुसी हैं, जिस तेजी से उनकी आर्मी और एयरफोर्स हमला कर रही है, उससे लग रहा है कि जंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचने वाली। यूक्रेन पर किए गए इस हमले के पीछे रूस की रणनीति को साफ साफ देखा जा सकता है। रूसी सेनाओं की कोशिश है कि यूक्रेन की फौजों को पूर्व के मोर्चे पर अटका के रखा जाए, उलझा के रखा जाए, ताकि कीव के किले को कमजोर किया जा सके और उसका फायदा उठाया जा सके। दरअसल रूसी सेना की प्लानिंग ये है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को नेपियर नदी के उस पार ही फंसा दे, उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दे, जिससे उनके पास कोई चारा बचे नहीं। रूसी सैनिक जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसे अगर नक्शे के जरिए देखा जाए तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। देखिए, ये है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूसी सैनिकों ने इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर में बेलारूस की तरफ से सैनिक पहुंच रहे हैं। दक्षिण में क्रीमिया की ओर से भी रूसी सैनिक कीव की तरफ आ रहे हैं। पूर्व से भी रूसी सैनिक और अलगाववादी आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादा सैनिकों की कीव से पूर्व में तैनाती है, यानी घेरे जाने के बाद यूक्रेन के सैनिक नेपियर नदी पार नहीं कर पाएंगे और बीच में ही फंसकर रह जाएंगे। यानी रूस की मंशा बिल्कुल साफ है, उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर है। यूक्रेन के पास वो एक भी विकल्प छोड़ना नहीं चाहता।
दुनिया की तमाम पाबंदियों और अपील के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बारिश से परहेज नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रूस की सेनाओं ने यूक्रेन पर चौतरफा धावा बोला और अब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रूस जमीन से आसमान का कहर बरपा रहा। यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सैन्य ताकत की तुलना में यूक्रेन रूस के आगे कहीं नहीं टिकता। इसके बावजूद यूक्रेन रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. पुतिन के इस धमकी भरे ऐलान के बाद यूक्रेन में बारूद बरसने शुरू हो गए और हर ओर जंग की तबाही और चीख पुकार मचने लगी। गोलाबारी सुबह 5 बजे शुरू हुई। मैंने शोर सुना और जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि हमला हो रहा है। मेरे पड़ोसी को एम्बुलेंस ले गए। उसको पैर में चोट लगी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो चोट गोली से लगी थी कि नहीं। यूक्रेन में जब रूसी बारूद की बारिश शुरू हुई और धमाकों की आवाज से दर्जनों शहर टहलने लगे, एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार आप तक यूक्रेन की पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उनकी नजर से समझते हैं कि जब रूस के हमले की शुरुआत हुई तो वहां कैसा मंजर था। इस समय आपसे बातचीत के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों तक खबर पहुंचाने के लिए जिस समय हम खड़े हुए हैं, ये कीव शहर का सिटी सेंटर के करीब का इलाका है और सिटी सेंटर के करीब के इलाके में भी लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। दूर से लगातार गूंजते हुए धमाकों की आवाज रह रहकर यहाँ सुनाई दे रही है। हालांकि रूस के इरादे काफी दिनों से साफ थे, इसके बावजूद ये उम्मीद बाकी थी कि बातचीत से शायद चीजें ट्रैक पर आ जाएं। लेकिन मामला तो ट्रैक पर नहीं आया। अलबत्ता रूस के ये टैंक जरूर यूक्रेन की ट्रैक पर उतर गए। यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाकों से यूक्रेन में दाखिल हुए रूसी टैंकों में एक खास चीज नजर आई। वो है हर टैंक और सैन्य वाहन पर लिखा अंग्रेजी का Z अक्षर। रूस ने हालांकि आधिकारिक तौर से यह नहीं बताया कि उसने अपने टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों पर Z का निशान क्यों बनाया है, लेकिन ये माना जाता रहा है कि युद्ध के दौरान अपनी ही गोलाबारी से अपने टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों को नुकसान न पहुंचाया जा सके, इस तरह के निशान बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले को ऑपरेशन Z का नाम दिया गया। रूस के टैंकों पर Z लिखे जाने को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह भी जायज है। दरअसल रूसी भाषा में Z अक्षर नहीं होता है। इससे मिलती जुलती सिरिलिक भाषा में Z का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि रूस ने टैंक पर सिरिलिक भाषा का शब्द लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि रूस के हर टैंक पर ऐसा क्यों लिखा गया है। ध्यान से देखा जाए तो Z भी अलग अलग तरीके से लिखे हैं। किसी टैंक पर सिर्फ Z नजर आ रहा है, किसी मिलिट्री वाहन पर Z किसी स्क्वायर के अंदर है और कहीं कहीं इसे सर्किल के अंदर भी देखा गया है। रक्षा विशेषज्ञों की इसे लेकर अलग अलग राय है, लेकिन ये तय है कि इन अक्षरों का जंग से कनेक्शन जरूर है, जिसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी के मुताबिक चूंकि रूस और यूक्रेन के हथियार एक जैसे हैं, इसलिए अपने हथियारों की पहचान के लिए रूसी सेना ने मार्किंग की है। हालांकि दूसरी थ्योरी ज्यादा मजबूत है। इसके मुताबिक सैन्य वाहनों पर निशान उनके रूट के मुताबिक बने और एक निशान वाला वाहन एक ही मंजिल की ओर बढ़ेगा। यूक्रेन में दाखिल हो चुके रूसी सैनिकों की मंजिल क्या है, इसका फैसला रूस में बैठे पुतिन कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि इस जंग से पुतिन क्या चाहते हैं और इस जंग को लेकर उनका ब्लूप्रिंट क्या है।
ये संसार से अलग हुए देश जो नाटो ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि आप गलत जगह ज्वाइन किया। आज रशिया स्ट्रांग है, डिसीजन ले सकता है, और जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ सिर्फ बातें होती रही, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, ये मैसेज जाता है बाकी देशों को भी कि देखिए क्या होगा आपका जब हम आपकी तरफ अगर आते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बढ़त बनाने की कोशिश की है, क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका सीधे तौर से रूस से टक्कर लेने में परहेज करेगा। और पुतिन को यह भी पता है कि रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में पुतिन की कोशिश ये होगी कि अपनी शर्तों को ज्यादा से ज्यादा मनवाया जा सके। देखिए, यूक्रेन से जंग का नुकसान सिर्फ दुनिया को नहीं हो रहा, रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का प्रभाव जो है भारत तक महसूस किया जा रहा है। हमारे यहाँ शेयर मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। 2 साल में पहली बार भारत के शेयर बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और साथ ही जो तेल के दाम हैं, उनका भी बढ़ना अब लगभग तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर जाहिर सी बात है आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस युद्ध के असर और भी ज्यादा गहरे होंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध का सबसे पहले वो असर देखिए जो इस देश के करोड़ों लोगों पर एक साथ पड़ा है। वो असर है शेयर मार्केट के डूबने का। 2 साल में पहली बार शेयर मार्केट में इतना बड़ा नुकसान हुआ। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है, भारत में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों को भी इस भारी गिरावट का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल होगा। सेंसेक्स 2702 पॉइंट गिरकर 54,529 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 815 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और वो 16,247 पर बंद हुआ। अब आपको आसान भाषा में इस गिरावट का मतलब बताते हैं। शाम होते होते बीएसई के मार्केट कैप में निवेशकों के 13,57,000 करोड़ रुपए डूब गए। 15 फरवरी से मुकेश अंबानी की कंपनियों को 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि गौतम अडानी की कंपनियों के 66,328 करोड़ रुपए डूब गए। मुझे ये लेमन क्राइसिस के दिन याद करा रहा है। तभी भी ऐसी भारी गिरावट हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। तभी भी मार्केट लगभग 20,000 से लेके 6,500-7,000 तक इंडेक्स आया था, और आज हमने 62,000 भी ऑलमोस्ट देखा। तो इन्वेस्टर जो इन्फोसिस, रिलायंस, एल&टी, टीसीएस जैसे शेयर लेके निवेश करके बैठे हैं, उनको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत में दूसरा असर तेल के दाम पर होना तय माना जा रहा है। अभी ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की वजह से सरकार ने हाथ रोके हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, फौरन तेल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम भी $100 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। जीपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से तेल की सप्लाई में रुकावट होगी और जल्दी ही क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। लड़ाई लंबी खिंची और दुनिया को रूस की सप्लाई आधी हुई तो दाम $150 प्रति बैरल हो सकते हैं। अब असर समझिए, अगर क्रूड $120 प्रति बैरल हुआ तो भारत में तेल के दाम 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे, और क्रूड का दाम $150 प्रति बैरल पहुंचा तो भारत में तेल के दाम में 34 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो सकता है। इसी तरह नेचुरल गैस अगर $1 बढ़ी तो सीएनजी 4.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल एंड डीजल का जो हम इस्तेमाल करते हैं भारत में, वो इम्पोर्टेड क्रूड पर डिपेंड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। तो लेकिन जो इम्पोर्टेड क्रूड की कीमत होती है, इससे सरकार जो भाव से कंज्यूमर्स को देती है वो दुगना होता है। अभी सरकार को टैक्सेस कम करके कंज्यूमर के लिए कीमत क्या बढ़ावा मॉडरेट कर सकती है। तेल के साथ साथ जंग का सीधा असर देश की कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन बड़े फर्टिलाइजर उत्पादक देश हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर मंगाता है। अगर जंग हुई तो फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन पर असर होगा, जिससे फर्टिलाइजर की कमी होने का खतरा है।
यानी युद्ध से भारत में आर्थिक नुकसान होना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। युद्ध का प्रभाव रूस से हथियारों की खरीद पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए रूस 60% के साथ सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। अब अमेरिका भारत पर रूस से हथियार न खरीदने का दबाव बढ़ा सकता है। इसकी आंच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे पर भी पड़ सकती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया है। एक यूनिट लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी की मार्च में डिलीवरी की उम्मीद है। बाकी की 3 यूनिट रूस ने इस साल सितंबर तक भारत को देने का वादा किया है, लेकिन युद्ध से इनकी डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। रूस पर अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से देश हमले से पहले ही प्रतिबंध का ऐलान कर चुके थे। हमले के बाद इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है। इसके बावजूद पुतिन अपने कदम खींचने को तैयार नहीं है और वो लगातार चेतावनी भरे संदेश जारी कर रहे हैं। तो सवाल ये कि इस जंग का अंजाम आखिर क्या होगा? इस भीषण जंग पर ब्रेक आखिर कैसे लगेगा, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन पर आखिर असर क्यों नहीं हो रहा। Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der NATO und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy. यूक्रेन पर इस हमले के बाद रूस पर अमेरिका का प्रतिबंध लग रहा है। यूरोपीय देश नई नई पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। दुनिया के बहुत से देश रूस से कारोबार बंद कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन अड़े हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस यूक्रेन पर हमला करने से पीछे नहीं हटा और न ही अब हमला बंद कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने पूरी तैयारी कर रखी है और ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है। साल 2014 में क्रीमिया पर हुए हमले के बाद जब रूस पर पाबंदियां लग गई थी, तभी पुतिन समझ गए थे कि जंग के लिए पूरी तैयारी करना जरूरी है और यही वजह है कि जब इस बार यूक्रेन पर पुतिन ने हमला किया तो रूस की तैयारियां पूरी थी। दुनिया भर की पाबंदियों को नजरअंदाज करने की वजह जानने के लिए हमें रूस की आर्थिक ताकत समझनी होगी। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार $3,400 बिलियन का है, जबकि जापान का $1,400 बिलियन, स्विट्जरलैंड का $1,000 बिलियन। दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रूस के पास है और अमेरिका के पास है सिर्फ $250 बिलियन। पुतिन ने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मोड़ दिया है कि उस पर प्रतिबंधों का असर कम से कम होगा। क्योंकि पुतिन ने 2014 के बाद से डॉलर का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया था और इसके बदले सोने का इस्तेमाल बढ़ाया। इसके अलावा खर्च को कच्चे तेल से होने वाली आमदनी के बराबर लाया गया। आज हालत ये है कि अगर क्रूड $44 प्रति बैरल बिके तो भी रूस का खर्च चलता रहेगा। यही नहीं, रूस इस वक्त दुनिया के सबसे कम कर्जदार देशों में शामिल है। देखो, रूस ने बड़े सोच समझ कर ये कदम उठाया। इस समय रूस के पास $600 बिलियन